तो 50 मीटर का है और प्रधानमंत्री का काफिला अभी भी जो है वो यहाँ से 50 मीटर की ये दूरी है मंदिर की। प्रधानमंत्री जो है बढ़ रहे हैं ये उसमें प्रधानमंत्री पुरी जी से सवार होकर गुजरात के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ है वो सवार हुए हैं और ये मंदिर परिसर तक पहुंचेगा। हमीर जी गोहिल की जो हम बात कर रहे थे वहाँ पे वो सर्कल है, वो सर्कल जो है पहुंचेगी। उसके बाद मंदिर में जो है प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे और 1 घंटे का करीबन जो वक्त है 45 मिनट का वो विशेष पूजा और दर्शन के साथ होगा और उसके बाद ये स्वाभिमान पर्व जो है उसका समापन आज यहाँ पे होगा और उसके बाद शौर्य सभा जिसमें प्रधानमंत्री पूरे इतिहास की बात करेंगे। सोमनाथ का इतिहास, सोमनाथ में कितनी बार विदेशी आतंकवादियों ने हमले किए और वहां पे किस तरह से स्थानीय लोगों ने ये लड़ाइयां लड़ी। सिर्फ सेनाएं नहीं, रजवाड़ों की सेनाएं नहीं, पर स्थानीय लोगों ने किस तरह से वो लड़ाई लड़ी और सोमनाथ रक्षण किया, वो सारी बात प्रधानमंत्री आज करेंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, भारत की आजादी के बाद सोमनाथ का पुनर्विकास किस तरह से हुआ और उसमें कितनी अड़चने आई थी, वो सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री का संबोधन में मुख्य रहेंगी। जब डमरू की तस्वीरें आती हैं और शौर्य यात्रा की, हम लोग बीच बीच में अप साउंड भी अपने दर्शकों को सुना सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी, जहां पे आप अपने घरों में मौजूद हैं, आप भी इस महापर्व का हिस्सा बनेंगे। देखिए, कल्पना कीजिए, 1 सेकंड को ठहर के अगर आप कल्पना कीजिए कि 17 वर्ष में आदमी क्या जानता है और कितना कुछ कर सकता है और कहां तक टकराने की, लड़ने की सोचता है। अगर वीर जी गोहिल 17 वर्ष की उम्र में विदेशी आक्रांताओं की ताकत की तरफ इसके सामने फौलाद बनकर खड़े हो गए इसी सोमनाथ मंदिर के बचाने के लिए, तो आप कल्पना कीजिए कि वो भाव क्या है, वो वीर भाव क्या है जिसका आज सम्मान किया जा रहा है। और उन्हीं वीर जी गोहिल के चौक से भी अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री गुजरेंगे और उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे शौर्य सभा के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री जनता को भी संबोधित करने वाले हैं। और पुष्प वर्षा सब पर हो रही है जो इस शौर्य यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो लोग डमरू बजा रहे हैं। एक बार अपने दर्शकों को सुना भी देते हैं जो पूरी यात्रा चल रही है। वादन भी देख रहे हैं आप, घंटियों की आप मंत्रोच्चार भी सुन रहे हैं। ये भारत है, वो भारत है जिसकी सभ्यता ने 1000 वर्षों तक आक्रांताओं को झेला, लेकिन स्वाभिमान के साथ फिर खड़ा हुआ। और ये अनेकों वर्षों के उस जो आप कह सकते हैं संघर्ष का पर्व है, जिसमें हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने लोहा लिया, जो खड़े रहे अडिग होकर, जिन्होंने अपने जीवन का दान दिया सिर्फ इस सोमनाथ मंदिर को, जिसको माना जाता था कि ये भारत के धर्म और धरोहर की धुरी है। और इसी वजह से अगर आप अटूट अखंड विश्वास देखते हैं आज सोमनाथ मंदिर में और उसकी शौर्य यात्रा में शामिल होते हुए अनेकों लोगों को देखते हैं। ओम जी, आप इस लम्हे को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? आपके लिए इसका क्या अर्थ है? और जब, क्योंकि इतिहासकार कहते हैं ना कि इतिहासकारों को भी बहुत निष्पक्ष होना चाहिए, अब उस पर भी एक पूरी बहस छिड़ गई है इस पूरे देश में कि कौन सा इतिहासकार लेफ्ट है, कौन सा इतिहासकार राइट इंक्लिनेशन का है। उन सब के बीच आज ये तस्वीर है। मेरा जो ये डमरू का की ध्वनि है, ये आदि ध्वनि है, क्योंकि भगवान शंकर का नाद है, ये भगवान शंकर का नाद है। और ये निश्चित रूप से किसी भी सनातनी को, किसी भी भारतवासी को अभिभूत कर देने वाला क्षण होता है। अभी जब आपने तेज ध्वनि में चलाने के लिए कहा और तेज ध्वनि हमने स्टूडियो में सुना, तो जिस तरह का भाव, जिस तरह का संचार हुआ, वो शायद अनिर्वचनीय, मैं कहूँ उसे कि शायद शब्दों में अभिव्यक्त कर देना मुश्किल है, गूंगे के गुड़ जैसा है। लेकिन आप देखिए, 2-3 बातें मैं छोटी छोटी करूँ कि एक आपने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों की क्या सोमनाथ का महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक तो है ही ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जिसके लिए हम कहते हैं सोमनाथो नरो दृष्ट्वा सर्व पापों प्रमुच्यते। केवल उसके दर्शन मात्र से हमारी संकल्पना है कि मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, जब मैं अंजना जी नरेंद्र मोदी जी को इस शौर्य यात्रा में इस तरीके से शामिल होते देख रहा हूं,
तो मुझे 35 साल पुराना, क्योंकि इतिहास के एक पड़ाव जैसा लग रहा है, इतिहास के एक चक्र के पूरे होना जैसा लग रहा है, यही वेरावल कस्बा था। आप 24 सितंबर के अखबारों को, 1990 के 24 सितंबर के अखबारों को पलट के देखिएगा, कोई हलचल नहीं थी। लेकिन 25 सितंबर 1990 को जब भगवान राम के लिए, अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू हुई लाल कृष्ण आडवाणी जी की, और उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के प्रभारी थे उस यात्रा के, और वो यात्रा 25 सितंबर 1990 को जिस तरीके से वहां से शुरू हुई और निकली कि प्रमोद महाजन जी ने, क्योंकि पूरे गुजरात में होते हुए जो जन सैलाब उमड़ा, एक दिन पहले तक जिस तरह का सन्नाटा था और उसके बाद जो जन सैलाब पूरे गुजरात में उमड़ा, आस्था का, धर्म का, भगवान राम तक, सोमनाथ से लेके भगवान राम तक पहुंचने का जो एक जन सैलाब उमड़ा था, उसके बाद प्रमोद महाजन जी को उस समय पढ़िएगा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो महाराष्ट्र में संभव नहीं है, जो गुजरात ने कर दिखाया वो मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के प्रभारी वो थे। वो उस समय को, उस क्षण को भी मैं याद कर रहा हूं कि इस 35 वर्षों के चक्र ने, 35 वर्ष और 4 महीने में एक इतिहास का चक्र पूरा हुआ है कि भगवान राम के अयोध्या की रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई और आज ये शौर्य यात्रा उसी सोमनाथ से, उसी वेरावल कस्बे के पास। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं संगीत रागी जी? और जैसे ही ब्रजेश जुड़ते हैं मुझे बताइएगा, अब ये शौर्य यात्रा निकल रही है, प्रधानमंत्री, अगर आप इसको मतलब पूरे जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से भी देखें तो भारत अगर सोमनाथ मंदिर और उसके इर्द गिर्द इतना बड़ा महापर्व बनाता है, सबकी नजर होगी। बिल्कुल, देखिए नजर मुझे लगता है कि रहे तो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको अपने पर कन्विक्शन है या नहीं, दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है उसके आधार पर हम अपने विचारों का निर्णय करें, ये ठीक नहीं है। हम ठीक दिशा में जा रहे हैं नहीं, मैं बार बार कहता हूं और फिर दोहरा रहा हूं, जिस देश को अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने शस्त्र और शास्त्र जिस पर विश्वास नहीं हो, वो देश पराभव की तरफ में उड़ जाता है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपने शास्त्रों पर यकीन करना और अपने शस्त्र पर, यदि जीतना है तो आपको अपने शस्त्रों पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आपको सांस्कृतिक वैभव और सांस्कृतिक उत्थान को लेकर के यदि आपको जीतना है तो आपको अपने शास्त्रों पर विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्र और आपके आध्यात्मिक पुनर्जागरण के केंद्र, इन पर विश्वास, इनके प्रति आस्था, मुझे लगता है उस आस्था को एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुदृढ़ कर रहे हैं। और आज जो आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये वार्षिकोत्सव के रूप में हो जाएगा। ये आज जरूर शुरू किया गया, लेकिन अब अगले साल हर बार जो है यहाँ पर मेले लगेंगे, लोग आएंगे, बाहर से आएंगे, और जो पर्यटन की दृष्टि से, हम इसे अर्थ की दृष्टि से तो बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये भी मत भूलिए कि ये सोमनाथ कभी सांस्कृतिक वैभव का केंद्र तो था ही, अर्थ और संपदा से भी प्रचुर भरा हुआ था, जिसके सांस्कृतिक आर्थिक वैभव के बारे में इतना जिक्र किया है, अल्बेरुनी ने लिखा है, बाद के हिस्टोरियंस ने लिखा है, उसके उदाहरण मिलते हैं कई, और तब लगता है कि अरे ये कितना बड़ा केंद्र हुआ करता था। हमारे जो भी मंदिर हुआ करते थे वहाँ पर आयुर्वेद चलता था, हमारे जो भी मंदिर हुआ करते थे वहाँ पर पाठशालाएं हुआ करती थी, शिक्षालय हुआ करते थे। तो हम मंदिरों का सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र हम लोगों ने समझ रखा है, वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो है वो मेडिसिन की भी व्यवस्था रहती थी, वहाँ पर शास्त्र जो है वहाँ युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। ये सारे जो है वो हमारे, जिसे कहते हैं, शिक्षा का तंत्र भी वहाँ पर मंदिरों के साथ साथ हमारा खड़ा था। और यदि हम मद्रास प्रेसिडेंसी का हम पढ़ते हैं, जब वो पूरा आलेख पढ़ते हैं शिक्षा को लेकर के, तब ये पूरा जानकारी मिलती है जिसे ओम जी ने कहा ना, छुपा रखा था। तो भारत के अंदर जो है इस्लामिस्ट हिस्टोग्राफी और इंग्लिश हिस्टोग्राफी और जो लेफ्ट हिस्टोग्राफी, तीनों कन्वर्ज करता है, क्योंकि ये तीनों जो है भारत के सांस्कृतिक वैभव को कितना रसातल में दिखा सकते। बाहर का एक आदमी आकर के कहता है कि द वंडर्स दैट इंडिया वाज, तब जाकर के बाहर का एक लेखक जब इस प्रकार की पुस्तकें लिखता है, रोनाल्ड इंडियन जैसा लेखक आकर के भारत के बारे में जब जिक्र करता है, तब जाकर के हमको लगता है कि अरे हाँ, हम वाकई ऐसा थे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, जब तक हमें बाहर से कोई प्रमाण पत्र नहीं दे देता है, तब तक हमें अपने ऊपर ही यकीन नहीं होता है कि हम